नमस्ते दोस्तों बीते दिनों उपचुनावों के बाद पंजाब में एक ऐसा घटनाक्रम देखने को मिला जिसने लोगों को पुरानी यादें ताजा करवा दी। जी हां, इस घटनाक्रम में एक ऐसे उम्मीदवार ने मुख्यमंत्री जो पंजाब के हैं उनकी द्वारा छोड़ी गई सीट पर से चुनाव जीता, जो खालिस्तान और आतंकवाद के कट्टर समर्थक आज माने जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिमरनजीत सिंह मान के उपचुनावों में मिली उनको जीत की। मुद्दा जरूरी में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता श्री नरेंद्र आहूजा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नरेंद्र आहूजा जी, बीते दिनों पंजाब में हमने देखा कि जहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है और कुछ ही दिन पहले वहां पे वो सरकार बनी है, वहां पर सिमरनजीत सिंह मान उस सीट से जीत गए जिस पर कभी आज के जो मुख्यमंत्री पंजाब के हैं वो सांसद हुआ करते थे। और सिमरनजीत सिंह मान एक ऐसे नेता के रूप में जाने जाते हैं जो खालिस्तान के कट्टर समर्थक हैं। और बीते कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि पंजाब में खालिस्तान को लेकर जो आवाज़ है वो अब अलग ही रूप लेती चली जा रही है। जगह जगह नारे देखने को मिल रहे हैं, लगा प्रदर्शन हो रहे हैं। तो ऐसे में एक खालिस्तान समर्थित राजनेता का जीतना क्या संदेश देता है? देखिए अमित जी, हमें हर घटना का निहितार्थ समझना चाहिए और इस घटना का निहितार्थ बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये निकल करके आता है कि एक ऐसी सीट जो कि लगातार 2 बारी से आम आदमी पार्टी के कब्जे में थी और आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान वहां से 2014 में भी और 2019 में भी लोकसभा का चुनाव जीते। एक बात और स्पष्ट कर दूं कि आम आदमी पार्टी के पास 2019 लोकसभा में इकलौती सीट संगरूर लोकसभा की सीट ही थी और अब इस सीट को हार जाने के बाद आम आदमी पार्टी का लोकसभा में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। एक दूसरा निहितार्थ यह है कि इस सीट पर इस बार हुए उपचुनाव में, जो कि इन विधानसभा चुनावों के बाद आया, जिसमें कि आम आदमी पार्टी को अभूतपूर्व विजय प्राप्त हुई और एक भारी बहुमत के साथ उन्होंने सरकार बनाई। और उस विधानसभा चुनावों की यदि बात करें तो संगरूर लोकसभा सीट में उन्हें भारी बढ़त मिली थी। इस भारी बढ़त और वहां विधायकों की उपस्थिति और मुख्यमंत्री द्वारा छोड़ी गई सीट होने के बाद यह लगभग सुनिश्चित माना जा रहा था कि आम आदमी पार्टी बहुत आसानी के साथ वहां से विजय हासिल करेगी। चौथा, किसी भी सरकार का जीतने के उपरांत एक हनीमून पीरियड होता है, अर्थात तब तक जनता उसे कार्य करने की स्वतंत्रता बहुत आसानी के साथ देती है और उसके बारे में ये विचार रहता है कि अभी तो नए आए हैं, काम करके दिखाने का अभी समय नहीं मिला है। पांचवा, शायद भगवंत मान के लिए ये सीट एक प्रतिष्ठा का विषय थी और अपनी प्रतिष्ठा के विषय की सीट को, जिसे स्वयं उन्होंने खुद छोड़ा, उस पर हार जाना, इसका निहितार्थ बहुत गंभीर है एक आम आदमी पार्टी के लिए। दूसरा, अपने को यह समझना चाहिए कि जिसने विजय हासिल की वह व्यक्ति कौन है। वह व्यक्ति है सिमरनजीत सिंह मान, पूर्व आईपीएस अधिकारी और शिरोमणि अकाली दल अमृतसर के स्वयंभू अध्यक्ष। इनका जन्म 20 मई 1945 को स्वर्गीय लेफ्टिनेंट कर्नल जोगिंदर सिंह मान के घर में हुआ, जो कि अपनी एक मिलिट्री बैकग्राउंड से या सैनिक पृष्ठभूमि से आते हैं। और दूसरा, इनके पिता पंजाब असेंबली में स्पीकर रहे हैं। एक बहुत ही आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बतलाता हूं कि सिमरनजीत सिंह मान की धर्मपत्नी
गीतेंद्र कौर मान और कैप्टन अमरिंदर सिंह की धर्मपत्नी महारानी परनीत कौर, जो कि पंजाब के भूतपूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, या उन्होंने एक अलग दल बनाया और उनके सहयोगी हैं, क्षमा करें, तो उनकी ये दोनों, अमरिंदर सिंह की धर्मपत्नी महारानी परनीत कौर और गीतेंद्र सिंह कौर मान, ये दोनों बहनें हैं। और सिमरनजीत सिंह मान पूर्व पुलिस अधिकारी, आईपीएस और एएसपी रह चुके, लुधियाना में एसएसपी रह चुके, फिरोजपुर फरीदकोट में एआईजी जीआरपी रह चुके, पटियाला, पंजाब पटियाला डिवीजन में, और अंत में ग्रुप कमांडेंट रहे सीआईएसएफ में। लेकिन इन्होंने ब्लू स्टार ऑपरेशन के बाद, ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद, जो कि स्वर्ण मंदिर को मुक्त कराने के लिए स्वर्गीय इंदिरा गांधी द्वारा किया गया था, उस समय जिन्हें अब संत जरनैल सिंह भिंडरवाला कहते हैं, जरनैल सिंह भिंडरवाला को उससे मुक्त कराने के लिए, उस धर्म स्थल को मुक्त कराने के लिए किया था। उसके बाद सिमरनजीत सिंह मान ने सरकारी नौकरी, पुलिस की नौकरी छोड़ दी और छोड़ करके उन्होंने शिरोमणि अकाली दल अमृतसर का गठन किया। अर्थात सिमरनजीत सिंह मान जो एक व्यक्ति हैं, वह प्रो खालिस्तानी माने जाते हैं और इनका राजनीतिक कैरियर रहा कि ये इससे पूर्व 2 बार लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं। पहली बार ये लोकसभा के सदस्य बने तरनतारन से, और दूसरी बार 1999 में इसी लोकसभा सीट संगरूर से ये लोकसभा के सदस्य बने। पहली बार 1989 में और दूसरी बार 1999 के अंदर। 6 बार ये लोकसभा का चुनाव अलग अलग स्थानों से लड़ चुके, लेकिन अब ये तीसरी बार जीते हैं। एक और आपको बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बतलाता हूं, जो आपकी चर्चा में बहुत उपयोगी रहेगा, कि इन्होंने एक जिद के कारण लोकसभा प्रवेश नहीं किया। इनकी एक जिद रही कि मैं यदि लोकसभा में जाऊंगा तो सिखों का धर्म प्रतीक एक कृपाण या तलवार पूरी लेकर के जाऊंगा, उसके बिना मैं प्रवेश नहीं करूंगा। और इसी के विरोध में 1991 में इन्होंने लोकसभा से त्यागपत्र दे दिया था। अर्थात भारतीय लोकतांत्रिक प्रणाली में इनका कोई बहुत अधिक योगदान हम नहीं मान सकते हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त 3 बार ये विधानसभा का भी चुनाव लड़े और तीनों बार हारे। उसके बाद भी 2022 में इनका फिर से जीत जाना एक बहुत बड़ा संदेश लिए हुए है, जिस पर हम चर्चा करेंगे। जी बिल्कुल, ये जो संदेश की हम बात करते हैं, जब इन्होंने अपनी जीत हासिल करी तो इन्होंने बहुत सारे ऐसी बातें करी जिसमें खालिस्तान मूवमेंट की बू आती थी। उनमें इनकी जो मांग है, इन्होंने जो बातें रखी, उसमें इन्होंने खालिस्तान का जो जिस समय आतंकवाद चल रहा था, खालिस्तान की जो मांग करने वाले लोग थे आतंकवादी, उनको जो पुलिस द्वारा अभी जेलों में बंद हैं उनको छोड़ने की मांग रखी। इसके अलावा इन्होंने जो अलग अलग समय पर हत्याओं में बंद थे उनको भी माफ़ी के लिए इन्होंने मांग रखी। और अभी हाल ही में सिद्धू मूसेवाला और दीप सिद्धू, जिनका एक तरह से कह सकते हैं, दीप सिद्धू जिन्होंने लाल किले पर झंडा फहराने का, जिनके ऊपर आरोप था कि उन्होंने खालिस्तान का झंडा फहराने का प्रयास किया। इसके अलावा सिद्धू मूसेवाला का भी अभी एक विवादित गीत आया था SYL के ऊपर, जिसमें उन्होंने बहुत सारे ऐसे आतंकवादियों का समर्थन किया, ऐसे मुद्दों का समर्थन किया जो देश की अखंडता के खिलाफ थे, जिसे कि भारत सरकार ने बैन कर दिया और वो 2 दिन बाद ही उसे YouTube से हटा दिया गया, क्योंकि उसके अंदर जो है खालिस्तान की मांग की गई थी उस गाने के अंदर। तो इन गायकों को भी इन्होंने शहीद करार दिया और कहा कि इनकी शहादत काम आई है। तो इस तरह की जो बातें करना सिमरनजीत सिंह मान के द्वारा, और उसके बाद ये देखा जाना कि क्या पंजाब के अंदर दोबारा से
खालिस्तान की मूवमेंट सिर उठाने लगी है, दोबारा से खालिस्तान की मांग उठने लगी है युवाओं के मन में, दोबारा से वही मांगे जो आज से कई साल पहले, आज से लगभग 30 साल पहले उठ रही थी युवाओं के मन में। और एक काला इतिहास रहा है पंजाब का, जिसमें बहुत से युवाओं को मार दिया गया, बहुत से हिंदुओं को मार दिया गया, बहुत से सिखों को मारा गया। ये कह सकते हैं कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। बहुत सारे पुलिस अधिकारियों ने भी इस तरह की केसेस उनके ऊपर भी दायर हुए, जो मानवाधिकार कार्यकर्ताओं थे उन्होंने इस तरह के केसेस को फाइल किया जहां पर निर्दोष सिखों को भी मारा गया। तो ये सब चीज़ें हुई। एक पंजाब में वो दौर था, शायद हमने सबने देखा, दिल्ली में आतंकवाद फैला, यहाँ पे ट्रांजिस्टर बम बहुत सारे फूटे, डीटीसी की बसों में लोगों की मौत हुई। तो ये जो पूरा का पूरा एक इतिहास था उसको दोहराने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि आज जो युवा पंजाब के अंदर है उसने केवल उस आंदोलन कह लें या उस मांग के विरोध में, मांग के लिए जो आवाज़ उठ रही थी, वो चीज़ें जो घटनाक्रम हो रही थी उनके बारे में केवल सुना ही सुना है, उन्होंने उसे महसूस नहीं किया। तो आज सिमरनजीत सिंह मान जैसे राजनेताओं का जीतना क्या ये संदेश देता है कि आज पंजाब के अंदर दोबारा से खालिस्तान की मांग जो है उठने लगी है, दोबारा से सिर उठाने लगा है वो आतंकवाद? देखिए, इस बात को पूरी तरह से स्पष्ट करने के लिए पहले अपने को जानना होगा कि सिमरनजीत सिंह मान ने हराया किसे है। तो उनके विरुद्ध जो कैंडिडेट खड़े हुए थे उनका ये एक ब्यौरा मैं छोटा सा दे दूं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से केवल ढिल्लों, जो बरवाला से पूर्व विधायक थे लेकिन अभी थोड़े ही दिन पूर्व शायद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, और आम आदमी पार्टी की तरफ से गुरमैल सिंह जो इनकी संगरूर इकाई के अध्यक्ष थे, उन्हें ये टिकट मिली थी। दलवीर सिंह गोल्डी कांग्रेस की तरफ से जो धुरी से पूर्व विधायक थे, और शिरोमणि अकाली दल अमृतसर के उनके प्रधान सिमरनजीत सिंह मान खड़े हुए थे। यहां तक कि इस चुनाव में कमलदीप कौर जो कि बहन है बेअंत सिंह की, जिनके ऊपर ये जिनकी हत्या की गई थी, हाँ ये जिनकी हत्या की गई थी, वह भी खड़ी मुख्यमंत्री रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद सिमरनजीत सिंह मान का जीत जाना 77 वर्ष की आयु की अवस्था में क्या मायने रखता है, और आम आदमी पार्टी का हारना क्यों इसका कारण है। आम आदमी पार्टी से मतदाताओं का, पंजाब की जनता का इतनी तेजी से मोह भंग होना, उसका मुख्य कारण प्रथम कानून और व्यवस्था की निरंतर गिरती हुई व्यवस्था, जिसमें कि चाहे आप हत्याकांड ले लें अभी मूसेवाला का, सिद्धू मूसेवाला का, या आप देखेंगे कि पटियाला के अंदर जो विवाद हुआ और खालिस्तानियों ने खुलेआम मोर्चा निकाला और काली माता मंदिर पर हमला किया, या आप देखेंगे कि अभी थोड़े दिन पूर्व मोहाली में पंजाब के जो चौकसी विभाग के मुख्यालय के ऊपर आरपीजी से एक हमला किया गया, एक ग्रेनेड फेंक करके हमला किया गया, या जब भी दिल्ली के मुख्यमंत्री और आपके सुप्रीमो अपने दिल्ली अरविंद केजरीवाल जी ने जब भी पंजाब की यात्रा की, तो जहां जहां यात्रा की वहां वहां खालिस्तान के समर्थन में नारे लिखे गए। यहां तक कि 4 खालिस्तानी आतंकवादियों को करनाल से भी गिरफ्तार किया गया। तो कुल मिलाकर के ड्रोन से जो पाकिस्तान से खालिस्तानी समर्थक बैठे हैं और इनके जो आका बैठे हैं, ड्रोन के माध्यम से उन्होंने नशा और हथियारों की सप्लाई ड्रोन के माध्यम से की। तो ये सारी बातें एक तरफ इंगित करती हैं कि आम आदमी पार्टी जो वादे जनता को करके आई थी उनकी तरफ कदम बढ़ाते बिल्कुल नहीं लग रही, अपितु उसकी विपरीत दिशा में चलते हुए पंजाब की स्थिति पहले से भी बदतर होती चली जा रही है। और अब आम व्यक्ति का, पंजाब के नागरिक का इस पार्टी से मोहभंग हो रहा है। इसी कारण चुनाव के दिन सामने आकर के मतदान की अपील करने के बावजूद मुख्यमंत्री ने स्वयं मतदान की अपील की, लेकिन उसके बावजूद केवल 35% मत डाले गए। और इसमें ये जो जीते हैं सिमरनजीत सिंह मान, ये भी कोई बहुत अधिक
मतों से जीते हों ऐसा नहीं है। केवल 37% वोट डले थे और इसमें मान साहब को 2,52,898 वोट मिले और गुरमैल सिंह आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को 2,46,828 वोट मिले। तो आप मतों के अंतर को लोकसभा चुनाव क्षेत्र में देखें तो बहुत अधिक नहीं है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को केवल 66,000 और दलवीर सिंह गोल्डी कांग्रेस के उम्मीदवार को केवल 78,000 वोट मिले। तो इससे स्पष्ट होता है कि पंजाब की जनता का रुझान अभी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जैसे खालिस्तान मूवमेंट उस तरफ को बढ़ रहा है। मुझे तो एक बात और याद आती है जिसे मैं स्पष्ट कर दूं बिना पुष्टि किए कि कुमार विश्वास ने आम चुनावों से पूर्व, विधानसभा चुनावों से पूर्व एक आरोप लगाया था। मैं कहता हूं कि ईश्वर करे कि वह आरोप सही सिद्ध ना हो, लेकिन घटनाक्रम ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उन आरोपों में दम था। और एक उड़ी उड़ाई अफवाह भी मैं आपके साथ इसमें शेयर करना चाहता हूं जिसकी कोई पुष्टि अभी तक किसी पुष्ट स्रोत से नहीं है, लेकिन जो ये बार बार चर्चा आती है और एक बहुत जोरों से नैरेटिव चल रहा है कि अरविंद केजरीवाल कुछ समय के उपरांत भगवंत सिंह मान को गद्दी ना संभाल पाने के आरोप में हो सकता है हटा दें और अपने किसी अन्य चहेते, जिसमें राघव चड्ढा का भी नाम आता है और भी अन्य कई नाम आते हैं, और यह स्वयं अरविंद केजरीवाल भी आकर के पंजाब के मुख्यमंत्री की कमान इस नाम पर संभाल लें कि चूंकि भगवंत मान इस मुख्यमंत्री के पद को संभालने में सफल सिद्ध नहीं हुए, इसलिए पंजाब के लोगों की आशाओं और अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए मैं स्वयं आकर के पंजाब के की कमान को अपने हाथों में ले रहा हूं और पंजाब के लोगों की आशाएं पूरी करूंगा। ऐसी लेकिन स्थिति लेकिन नरेंद्र बहुत आहूजा ही जी, भयानक ये जो बात जी। आपने कही कि अपन दिल्ली के मुख्यमंत्री जो हैं वो कमान संभाल सकते हैं, लेकिन अगर हम ब्रॉडर वे में देखें तो आम आदमी पार्टी अभी गुजरात और हिमाचल के आने वाले जो चुनाव हैं उसके ऊपर फोकस कर रही है। अगर मैं बात करूं हिमाचल चुनाव की, तो वहां पर भी अभी जो उनका जो विधान सभा भवन जो सर्दियों का इस्तेमाल किया जाता है धर्मशाला में जो है, उसमें भी उसकी दीवार के बाहर भी खालिस्तान के समर्थन में नारे लगाए गए थे। और अब आम आदमी पार्टी हिमाचल में फिर रोड शो कर रही है, भगवंत मान और केजरीवाल। तो ये कहीं ना कहीं आज पंजाब के जो हालात हैं उसके पीछे जो वहाँ के मुख्यमंत्री है उनका जो ध्यान है वो अन्य राज्यों में अपने पार्टी को मजबूत करने पर ज़्यादा लगा हुआ दिखाई देता है बनिस्बत की पंजाब के अंदर जो अभी हालात हैं। पंजाब में हालांकि अभी उन्होंने बजट पास किया है, बजट में बहुत सारी जो डिमांड उन्होंने उनकी लंबित थी, जिसमें कि फ्री बिजली की बात थी, वो उन्होंने पूरे करने का प्रयास किया है। लेकिन फिर भी जो आपने बात कही कि पंजाब के अंदर आज सुरक्षा को लेकर लोगों में चिंता है। आज वो वर्ग जो उस समय का खालिस्तान का जो पीरियड था जब खालिस्तानी आतंकवाद पंजाब में फैल रहा था, उसको जिन्होंने महसूस किया है, जिन्होंने झेला है, उसको वो कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। शायद जो आपने बात कही कि ये पंजाब में जो अभी बहुत सारे जगहों पर बम भी बरामद हुए हैं, टिफिन बम की बात हुई थी जब नरेंद्र मोदी जी पंजाब में दौरा के लिए गए थे और उन्हें वापस आना पड़ा था। उसके बाद जो अभी हमने पटियाला की घटना आपने जिक्र किया, वहाँ पर भी खुलेआम खालिस्तान समर्थन के नारे लगे और कहा गया कि झंडा फहराने की भी बात हुई खालिस्तान का। और इसके बाद जो ये सब चीज़ें हो रही हैं, उसके देखने के बाद कहीं ना कहीं पंजाब में आज ये एक चर्चा का विषय बन चुका है कि आखिर पंजाब में हो क्या रहा है, किस दिशा में जा रहा है। क्योंकि जो हम आम आदमी पार्टी के ऊपर लोगों ने जो आपने बात करी कि बयान इलेक्शन से पहले दिए गए थे कि इस तरह हो सकता है, ये सब चीज़ें इलेक्शन में दिए जाते हैं इस तरह के बयान। लेकिन जब अभी चुनाव जीतने के बाद अचानक से हथियारों का इस्तेमाल पंजाब में बढ़ गया, जो सिद्धू मूसेवाला की जब हत्या हुई तो उसके अंदर जिस प्रकार से खुलेआम
अपराधियों द्वारा आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया गया, तो वो सब चीज़ें देखने के बाद कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि ये एक कमज़ोर सरकार आ गई है, जो कि शायद रिमोट कंट्रोल के द्वारा दिल्ली से चलाई जा रही है, जिसके कारण आज पंजाब में हालात बिगड़ रहे हैं। तो उसका फायदा जो है खालिस्तानी आंदोलन के जो नेता जो कनाडा में बैठे हैं, जर्मनी में बैठे हैं, पाकिस्तान में बैठे हैं, वो लोग फंडिंग और दुष्प्रचार के जरिए लोगों के दिमाग में डाल रहे हैं कि शायद जो पंजाब के राजनीतिक हालात का सुधार जो है उस खालिस्तान ही उसका एक समाधान है। इसीलिए आज सिमरनजीत सिंह मान जैसे कट्टर खालिस्तान समर्थित लोगों को जिता दिया पंजाब के उन युवाओं ने, उन लोगों ने। देखिए, इसमें अमित जी मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, पंजाब एक विशेष राज्य है और सीमांत राज्य है। अतः पंजाब की स्थिति के ऊपर नजर रखना केंद्र सरकार का दायित्व बन जाता है, एक। और दूसरा, पंजाब एक ऐसा राज्य है जिसकी बहुत बड़ी आबादी कनाडा, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में बाहर जाकर के रहती है। और शायद पंजाब में एक स्टेटस सिंबल बन गया है कनाडा जाना। कनाडा जाने में लोग गौरव महसूस करते हैं, वहां जाकर के क्या करते हैं इसकी कोई चर्चा नहीं करता है। लेकिन कनाडा से फंडिंग आना, अभी आपने किसान आंदोलन देखा था, किसान आंदोलन में किसान आंदोलन को अधिकतम धन जो दिया गया वह कनाडा से दिया गया। और कनाडा में बैठे ही खालिस्तान समर्थन करने वाले नेताओं, चाहे उसमें पन्नू का नाम लूं, चाहे किसी अन्य का नाम लूं, कुछ यूरोप में बैठे हैं, कुछ कनाडा में बैठे हैं, उन्होंने ही बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी कि यदि कोई ऐसा करेगा, मुख्यालय पर खालिस्तान का झंडा फहराएगा या लाल किले पर झंडा फहराएगा खालिस्तान का, तो उन्हें हम इतना इनाम देंगे। तो इससे मुझे तो एक चीज और लगती है, पुष्ट नहीं करूंगा, कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन मुझे एक डर लगता है कि कहीं पंजाब की राजनीति कनाडा से ही तो संचालित नहीं हो रही और कनाडा, यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया आदि या पाकिस्तान में बैठे वह सभी खालिस्तान का समर्थन करने वाले नेताओं, जिनके आका पाकिस्तान की आईएसआई में बैठ करके उन्हें ना केवल धन देते हैं अपितु हथियार देते हैं, उनके माध्यम से ये एक मुहिम चला रहे हैं कि किस प्रकार से पंजाब में वह काला दौर, आतंक का दौर पुनः वापस लाया जाए। क्योंकि उन्हें तो कश्मीर में भी धारा 370 और 35A का हटना अभी तक पच नहीं रहा है और वह ये भी नहीं बर्दाश्त कर पा रहे कि कश्मीर में पत्थरबाजी बंद क्यों हो गई। अब सिलेक्टिव किलिंग के ऊपर भी भारत सरकार ने कड़ा रुख लेते हुए जब आतंकियों को 24 घंटे 48 घंटे के अंदर ही उनको मारना, छांट छांट कर, चुन चुनकर उन हत्यारों को मारना प्रारंभ किया, तो तय रूप से निकल करके आया कि बहुत ही एक अब दृढ़ केंद्र सरकार से उनका वास्ता पड़ा है, सामना पड़ा है। तो ये जो एक आशा कर रहे हैं तथा कथित खालिस्तान के समर्थक नेता कि पंजाब की राजनीति के माध्यम से वह इस देश में उस काले दौर को ले आएंगे, तो मुझे लगता है कि वह केंद्र की मजबूती के आकलन को पूरी तरह से नहीं कर पा रहे, या प्रधानमंत्री मोदी की जो विश्व स्तरीय छवि बनी है उसे कमतर करके आंक रहे हैं। और पंजाब की इस स्थिति को सुधारने के लिए हम सभी का भी एक योगदान बनता है कि हम पंजाब में खालिस्तान ना बने, इसके लिए हिंदू सिख एकता को निरंतर बनाए रखें और तथाकथित जो सिख कट्टरपंथी हैं, खालिस्तानी विचारधारा के लोग हैं, उनको हम जितना अधिक हो सके एक्सपोज करें और जनता को ये बतलाएं कि हमें काले दौर में, उस आतंक के दौर में, भयावह दौर में वापस नहीं जाना है। बिल्कुल आपने सही कहा, इनको इस ऐसी शक्तियों को एक्सपोज करने की आज बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि हमारा देश एक ऐसा देश है जहाँ पर अलग अलग संस्कृति, अलग अलग मत धर्मों के लोग रहते हैं। तो ये सब जो दुनिया की उन शक्तियों के सामने एक उदाहरण है जो अपने देश को नहीं संभाल पा रहे। पाकिस्तान जैसे देश जहाँ पर
खुद अपने देश के लिए रोटी नहीं है लोगों के लिए, एक एक रोटी के लिए लोग वहाँ के लोग तरस रहे हैं। वहाँ के नेता बयान दे रहे हैं कि वहाँ के लोगों को चाय कम पीनी चाहिए क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, कंगाल हो चुके हैं, लेकिन वो फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। और पुलवामा जैसे हमले के बाद जब भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की या उसके बाद जो एयर स्ट्राइक्स भी की भारत ने, उनके बाद पाकिस्तान सीधे तरह से कुछ भी करने से घबराता है। उसके लिए उसने शायद एक नई रणनीति का इस्तेमाल करते हुए खालिस्तान समर्थित आतंकवादियों को पैसा, धन और सहायता देना आरंभ किया, जिसका नतीजा आज पंजाब के अंदर शायद सोशल मीडिया ने भी एक बहुत बड़ा कारण जो है उसमें एक आग में घी का काम करने किया है कि वहाँ पर आज लोगों में, युवाओं में खालिस्तान, भंडरावाला या फिर उस समय जो आतंकवादी थे उनके प्रति जो उनका सॉफ्ट रवैया हो गया है, लोगों को एक अलग ही प्रकार की दुनिया नज़र आती है। लेकिन उन्होंने कभी ये ध्यान नहीं दिया कि लाल किले पर खालिस्तान का झंडा जब फहराने की जो बात की गई, उसके बाद जिस व्यक्ति ने जो झंडा फहराने का प्रयास किया, क्या उसे पैसे दिए गए? या जिन लोगों को लेकर जो बड़े बड़े वादे किए गए इन खालिस्तानी कथित नेताओं द्वारा, उन्होंने क्या अपने उन वादों को पूरा किया? जी नहीं, उनके पास पैसा नहीं है, वो भेज भी नहीं सकते इस देश के अंदर, क्योंकि हमारे देश की सरकार, पुलिस और एजेंसियां इतनी सख्त हैं और इतनी अलर्ट हैं कि वो पत्ता भी जो है इधर से उधर होने नहीं देंगी। तो ये सब चीज़ें देखते हुए उनको, इस तरह के जो इरादे रखने वाले लोग हैं, उनको समझना होगा कि देश उनका है, भारत देश है, और जहाँ सिखों ने इस देश की रक्षा के लिए कुर्बानी दी, वहाँ उनके लिए एक विशेष स्थान है यहाँ के लोगों के मन में। तो अगर कोई व्यक्ति सिखों को लेकर कोई दुर्भावना फैलाने का प्रयास करता है, खालिस्तान जैसी बात करता है, तो वो कहीं ना कहीं इस देश का दुश्मन है। नरेंद्र आहूजा जी, आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े, आपने पंजाब और वहाँ के हालात के बारे में जो चर्चा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय और एक नए मुद्दे के साथ। आज मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्ते।